हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्मार्टफोन से जुड़े कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो शायद आपको आज तक या तो गलत पता थे या तो पता ही नहीं थे। तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला मिथ है वो आता है हमारा रैम मैनेजमेंट के बारे में। देखो, ये जितने भी एप्स है ना, ये सारे के सारे एप्स हमारे रैम में स्टोर्ड हैं। हम क्या करते हैं, इनको उड़ाते रहते हैं। तो इससे नेगेटिव चीज क्या है, मतलब ये गलत क्यों है। तो देखो, जो भी हमारी कंपनीज है ना, जैसे सैमसंग, एप्पल या जो भी बड़ी कंपनीज हैं, वो लोग यही कहते हैं कि आपको जितने भी ये एप्स हैं उनको अपनी मेमोरी से क्लीन नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहली बात, ये जो हमारा फोन है ये एक फोन नहीं है, ये एक स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन का मतलब ही यही होता है कि वो खुद ये सारी चीजें खुद करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मिथ क्या है, लोग सोचते हैं कि हम अगर एप्स को क्लियर करते रहेंगे तो इससे हमारा फोन जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखो, होता क्या है, ये जो हमारा ऐप ड्रॉअर है, इसमें जितने भी एप्स खुले हुए हैं ये सारे के सारे हमारे रैम में स्टोर हैं। और रैम को आप एक टेबल की तरह समझ सकते हो। जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर ये सारे एप्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये ऐप है जो मैंने किल करी, तो इसको मैंने क्या करा, ड्रॉअर के अंदर रख दिया। अब मान लो मुझे इस ऐप की दोबारा जरूरत पड़ी, तो अब मैं दोबारा इस ड्रॉअर को खोलूंगा, इस ऐप को निकाल के दोबारा इसी टेबल पर रख दूंगा और फिर इसे यूज करूंगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी हमारी एप्स हैं जिसको हम रेगुलर बेसिस पर यूज करते रहते हैं, वो सारी एप्स इन्हीं रैम में स्टोर होती हैं। और इसको किल करके हम ना चाहते हुए भी अपने प्रोसेसर का काम जो है वो बढ़ा रहे हैं। और जब प्रोसेसर का काम बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो ज़्यादा बैटरी खाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप इन ऐप्स को यहाँ से क्लियर करते रहते हो, बार बार आपकी आदत बन चुकी है इन ऐप्स को क्लियर करते रहना, तो इससे अल्टीमेटली आपका जो फ़ोन है वो फास्ट नहीं बल्कि स्लो होगा। क्योंकि अगली बार जो ऐप लॉन्च होगा वो पूरा जीरो से दोबारा लॉन्च होगा। जबकि अगर आप रैम में उसको रखे रहने दोगे तो वो वहीं से लॉन्च होगा जहाँ से आपने पहले छोड़ा था। तो इसीलिए अगर आज तक आप भी इन ऐप्स को ऐसे ऐसे करके क्लियर करते आ रहे हो तो आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक स्मार्टफोन है, ये अपने आप, अगर मान लो इसकी मेमोरी भर जाती है, आपके पास 4 GB 3 GB 2 GB वाला फोन है, इसकी मेमोरी भर जाती है, तो ये अपने आप जो ऐप सबसे ज्यादा कम यूज हो रहा है उसको अपने आप किल कर देगा। इसीलिए तो ये स्मार्टफोन है, वरना नॉर्मल फोन नहीं होता अगर सारे काम आपको ही करने होते तो इसीलिए आपको अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले मिथ की बात करें तो वो आ जाता है ओवरनाइट चार्जिंग के बारे में। आप अपने फोन को ओवरनाइट मतलब रात भर चार्ज में लगा के छोड़ देते हो, सुबह उठते हो फोन फुल्ली चार्ज मिलता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसा करना सेफ है क्या। तो अगर आप एक बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो बैटरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर आपको फोन अपना 1 साल 1.5 साल चलाना है, उसके बाद मतलब उसको बेच देना है, या फिर मतलब उसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलाना आपको, तो ये मेथड बिल्कुल भी सेफ है, आपको कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने फोन को काफी लंबे टाइम तक चलाना है, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि जब मैं अब कोई नया फोन लूंगा तो इस फोन को अच्छे दाम पे बेच दूंगा, इसलिए मैं इसकी कंडीशन को अच्छी बनाकर चलूं, तो इस केस में आपको ओवरनाइट चार्जिंग फोन को नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो, हमने रात में फोन चार्ज में लगा दिया, ठीक है, आपके फोन में स्मार्ट सिस्टम होता है, 100% चार्ज होने के बाद जो सप्लाई है वो कट जाती है, सप्लाई कट गई, अब फोन ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब वो 1% डिक्रीज हो गया, तो चार्जर ने क्या करा, दोबारा से उस 1% को भर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा 1% डिक्रीज हुआ, उसने दोबारा भर दिया। तो ऐसे करके रेगुलरली अननेसेसरी जो बैटरी पर स्ट्रेन है वो लगातार बढ़ती रहती है। नंबर 2, हम जितनी बार इसको लगा कर रखेंगे तो जैसे थोड़ा थोड़ा चार्ज होता रह रहा है ना, इसकी वजह से जो हीटिंग है वो भी रात भर जो नॉर्मल मतलब कम रह सकती थी, लेकिन वो कम न रहकर थोड़ी सी ज्यादा रहती है। और हम सबको पता है कि बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है हीट। तो इससे भी लॉन्ग रन में आपकी बैटरी पर असर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग रन का मेरा मतलब है 1.5 से 2 साल, 1 साल में भी आपको इसमें फर्क नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अपने फोन की कोई रीसेल वैल्यू नहीं रखनी है तो आप बिंदास मतलब रात में लगाओ, सुबह मस्त उठो, अपना यूज करो दिन भर, फिर अगले दिन रात में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे से यूज करना है, आप सोच रहे हो कि मैं यूज करके अपने घर वाले को किसी को दे दूंगा, वो उसकी भी बैटरी अच्छी चलेगी, तो इसके लिए आपको रात भर चार्ज में नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ आप सिर्फ 30 to 80% पर रखो, मतलब 80% से ज्यादा मत होने दो और 30% से कम मत होने दो। तो इससे क्या है, जो इन द लॉन्ग रन आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। मिथ नंबर 3, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो फोन है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्त के पास फास्ट चार्जर है, अगर मैं उससे चार्ज करूंगा तो क्या मेरा फोन फास्ट चार्ज हो जाएगा?
या फिर क्या मेरे फ़ोन की बैटरी फूलने लगेगी या जो भी मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी क्या कुछ? तब देखो बैटरी का जो ये चार्ज करने का वो है ना, इसके 4 केसेस हो सकते हैं। पहला, आप लोकल चार्जर यूज़ कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल कहीं से भी बिल्कुल ना है, ख़त्म। मतलब इसका तो सीधा सीधा आंसर है नहीं। आपको कभी भी अपने फ़ोन के लिए लोकल चार्जर यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर 1 उसमें कोई भी सेफ्टी सर्किट नहीं होती। मतलब जितने भी आपके चार्जर आजकल आ रहे हैं ना, उसमें एक सेफ्टी सर्किट होती है कि किसी भी वजह से अगर आपका घर का वोल्टेज इधर उधर चेंज होता है ना, तो वो आपके चार्जर हैंडल कर लेगा उसको। लेकिन जो लोकल चार्जर होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। अगर आपके घर में कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुई ना, तो इससे आपका चार्जर भी खराब हो सकता है या फिर आपका फ़ोन भी खराब हो सकता है। और नंबर 2, ये जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं ना, ये भी ये कंटिन्यू मतलब एक रेगुलर इंटरवल जो मेंटेन रहनी चाहिए उसको सप्लाई नहीं करते। इनकी वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इसी वजह से सीधा सीधा भैया ना है, लोकल चार्जर तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना आपको। इसका दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास एमआई का फ़ोन है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन आपके पास उसका फास्ट चार्जर है नहीं, आप वन प्लस का फास्ट चार्जर यूज़ करना चाहते हो। तो ऐसे में क्या होगा, जितने भी ये आजकल हमारे फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन आ रहे हैं ना, इन्होंने एक इकोसिस्टम बना रखा है। मतलब अगर आपका चार्जिंग डॉक, आपकी केबल और आपका फ़ोन, ये तीनों जब तक मैच नहीं होंगे तब तक वो पूरी पावर से सप्लाई नहीं पहुंचा पाएगा। मतलब वो पूरा जितनी फुल चार्ज कर सकता है उतना चार्ज नहीं करेगा। हाँ, आपका जो एमआई वाला फ़ोन है वो थोड़ा बहुत फास्ट चार्ज होगा, मतलब जैसे उसकी लिमिट है वो उसका 50% से ज़्यादा चार्ज होगा, लेकिन वो अपने फुल 100% पोटेंशियल पे चार्ज नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर आपको पूरा 100% यूज़ करना है, जैसे वो 60 वाट का पावर सप्लाई कर रहा है और आपको 60 वाट की ही इनपुट भी चाहिए यहाँ पर ताकि उतनी जल्दी चार्ज हो पाए, तो आपको ये तीनों चीज़ें, पावर ब्रिक, केबल और स्मार्टफोन, तीनों एक ही ब्रांड का होना चाहिए। ये कंपनीज ने अपना अपना इकोसिस्टम लगा रखा है, मतलब कंपनीज ने ऐसी सर्किट ही इसके अंदर लगा रखी है कि वो तीनों मिलके ही प्रॉपर काम कर पाएंगे। इसी कैटेगरी में तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो आपका फ़ोन जो है, एमआई का फ़ोन है आपके पास और उसमें फास्ट चार्जिंग है नहीं आपके फ़ोन में, लेकिन फिर भी आप एक फास्ट चार्जर से उसे चार्ज करना चाहते हो, तो क्या ऐसा आप कर पाओगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होगा नहीं, क्योंकि जितनी भी सप्लाई आपके जो फ़ोन में चार्जिंग होती है यहाँ पे, वहाँ पर एक सर्किट लगी होती है। वो सर्किट ये डिसाइड करती है कि कितना इनपुट आपकी बैटरी में जाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही वो मान लो कि 60 वाट का चार्जर है, तो वो 60 वाट की सप्लाई दे रहा है, लेकिन आपका जो फ़ोन बोलेगा नहीं भैया, हमारी जो बैटरी रखी है ना पीछे, वो 5 वाट से ज़्यादा तेज़ चार्ज नहीं हो सकती, दम नहीं है उसके अंदर। तो वो सीधा सीधा बाकी के सबको वहीं पर रोक देगा और केवल 5 वाट की सप्लाई ही आगे भेजेगा। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें आपको कोई भी डरने की बात नहीं है, आपकी बैटरी फूलेगी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी चौथी कैटेगरी ये हो सकती है कि जो आपके पास चार्जिंग ब्रिक है वो तो ओरिजिनल है, मतलब एमआई का ओरिजिनल फास्ट चार्जर है, लेकिन जो केबल है वो लोकल है। तो इस केस में भी आपको लोकल केबल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इससे भी वही जो वोल्टेज चेंज है ना, उसी में आपको असर देखने को मिलेगा। ऊपर से ये जो केबल्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा सप्लाई को सपोर्ट नहीं कर पाती, इसीलिए हो सकता है ये केबल काम करना बंद कर दे बार बार। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको रेगुलर, अगर आपके पास ब्रिक है तो आपको जो केबल है वो भी ओरिजिनल लेनी चाहिए। अगले मिथ की अगर बात करें तो वो मुझे अपने दोस्त से ये आइडिया मिला। वो क्या करता था, जब जैसे ही रात हुई वैसे ही अपने फ़ोन को शट डाउन कर देता था, फिर सुबह उठता दोबारा उसे ऑन कर देता। रोज़ का उसका यही काम था। वो कहता था कि यार इससे बैटरी बहुत अच्छी चलेगी, मेरा फ़ोन बहुत टाइम तक चलेगा। तो ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा मिथ है। आपकी बैटरीज को अगर बहुत लंबे टाइम तक शट डाउन करके रखा जाए ना, तो ये भी उसके लिए अच्छी बात नहीं है। मान लो कि अगर आप अपनी बैटरी को 1 हफ्ते तक बंद करके छोड़ देते हो अपने फ़ोन को, तो इससे जो आपकी बैटरी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी। ये बैटरी का नेचर है, वो बनी ही ऐसी होती है, उनका केमिकल कंपोजिशन ही ऐसा है कि अगर उसमें एनर्जी लगातार फ्लो नहीं होती गई ना, उसमें चार्ज डेंसिटी मेंटेन नहीं हुई, तो वो अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे करके खोने लगेगा। मान लो आपने 3 महीने 4 महीने अपना फ़ोन बंद करके रख दिया ना, तो उसकी बैटरी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप भी उन लोगों में से एक हो जो रात को अपना फ़ोन शट डाउन करके सो जाते हो, तो रोज़ रोज़ अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपकी बैटरी के लिए अच्छा नहीं बल्कि खराब है। अगर हम अपने आखिरी मिथ की बात करें तो वो आ जाता है मोर रैम इज इक्वल टू गुड परफॉर्मेंस। मतलब अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा रैम है तो वो दूसरे फ़ोन से अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हर केस में ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हाँ ज़्यादा रैम का फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन उसका परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं होता। देखो रैम मैंने आपको पहले ही बताया कि वो क्या होता है, टेबल पे जो भी टेबल है वो आपकी रैम है, इसके ऊपर जो भी सामान रखा हुआ है वो उसके अंदर रखे हुए सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ज़्यादा रैम का मतलब ये है कि वो ज़्यादा ऐप्स को अपने अंदर कैरी करके रख सकता है। बस इसके अलावा उसका एक और काम है कि उस ऐप से प्रोसेसर के बीच की जो स्पीड है उसको बनाकर रखना।
तो अब रैम में भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि रैम किस जनरेशन का है। जैसे LPDDR4, LPDDR5। तो LPDDR5 की जो कम रैम भी है ना, वो भी LPDDR4 से ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी। तो इसीलिए आपको सिर्फ रैम के नंबर को ध्यान नहीं देना है, आपको ये भी देखना है कि वो रैम किस जनरेशन की है। और उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है रैम की ऑप्टिमाइजेशन का। मतलब कि कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर के साथ जो रैम तो एक फिजिकल चीज़ होती है, मेमोरी होती है, तो उसने अपने सॉफ्टवेयर के साथ उस चीज़ को कितने अच्छे से लिंक किया है, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। और आईफोन का ऑप्टिमाइजेशन मतलब iOS का ऑप्टिमाइजेशन तो हम सबको पता है कितना कमाल का होता है। इसीलिए ये 4 GB का फ़ोन जो आपके 8 GB के फ़ोन आते हैं उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है आपके फ़ोन के स्पीड को डिसाइड करने में कि वो कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा। तो इसीलिए आपको जब भी आप नया फ़ोन लेने जा रहे हो तो सिर्फ इस चीज़ पर मत जाओ कि उसमें कितनी ज़्यादा रैम है। आपको उस कंपनी की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि वो जो सॉफ्टवेयर देता है उसका ऑप्टिमाइजेशन कितना अच्छा है आपके रैम के साथ और आपके प्रोसेसर के साथ। ये सारी चीज मिलाकर एक फोन के परफॉर्मेंस को डिसाइड करती हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में, जो भी मिथ मैंने बताया उसका एक्चुअल रीजन भी आपको समझा दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ये घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।